हेलो हेलो विद्यार्थी दोस्तों, हम आपको मैं कुंवर नारायण बेचैन की जो काव्य रचना पहले पढ़े थे कविता के बहाने। आज हम जो है उनकी दूसरी कविता वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बात सीधी थी पर। उसकी जो है हम चर्चा आज करेंगे। तो पहले जो है काव्य का सारांश आपको बताऊं कि ये बात सीधी थी पर ये कहाँ से लिया गया है, तो कोई दूसरा नहीं, उनके काव्य संग्रह से लिया गया है। कविता में कथ्य और माध्यम, कथ्य मतलब कथन और माध्यम मतलब उसका जो है किस माध्यम से लिया गया है। माध्यम के द्वंद्व, द्वंद्व मतलब होता है संघर्ष को उकेरते हुए, उकेरना मतलब उसके भावों को व्यक्त करना। भाषा की सहजता की बात की गई है, भाषा की सरलता की बात की गई। सरल भाषा में जो कहा जाए उसको जो है कठिन भाषा में नहीं कहा जा सकता। हर बात के लिए कुछ खास शब्द कवि कहता है कि नियत होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। पेच क्या होता है, तो पेच जो है कील के ऊपर बनाया गया जो एक खरोच बनाया गया होता है, स्क्रू जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसको पेच कहते हैं। तो एक निश्चित जो है खांचा होता है, उसी में वो स्क्रू फिट हो सकता है जिसका होता है। अन्य जगह फिट करने जाएंगे तो या तो वो बड़े होल में फिट करेंगे तो वो नहीं जम पाएगा, और छोटा होगा तो टाइट पड़ेगा, तो फिट नहीं होगा। तो कवि आगे कहता है, जब तक जिन शब्दों को हम दूसरे शब्दों के रूप में पर्याय रूप जानते हैं, पर्याय मतलब समानार्थी, तो उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। समानार्थी के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो जो अर्थ है उसी को रखना है। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा हो जाता है तो किसी दबाव के अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत, बड़ी सरलता से बात को कहा जा सकता है अगर दबाव महसूस नहीं होता है। कभी कभी कथ्य भाषा के चक्कर में फंस जाता है और अपनी बात को पाठक तक पहुंचाने में सफल नहीं होता। इसलिए आडंबर का पाखंड जिसको कहते हैं, इसलिए आडंबर युक्त भाषा से बचकर सरल और सहज कथ्य के अनुकूल भाषा का चुनाव हमको करना चाहिए, ऐसा जो है कवि कहता है। अब अपने कविता पर आते हैं। कविता आप खोल लीजिए, बात सीधी थी पर। तो उसमें पहली पंक्ति में लिखा है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि क्या कहता है कि एक समय की बात है कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से सरल ढंग से कहना चाहता था, व्यक्ति देना चाहता था, परंतु समाज का जो उसने स्वभाव देखा, समाज की प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या अच्छा है, थोड़ा टेढ़ा, वो सरल भाषा को नहीं, जितना आप कठिन भाषा में बोलो तो हाँ बहुत अच्छा होता कहा। तो इस कारण समाज पे अब उनके स्वभाव को देखते हुए उनको जरा अपनी भाषा को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना चाहता है, पर भाषा के चक्कर में भाव की सहजता उसकी नष्ट हो गई। भाषा के चक्कर में उसके भाव की सहजता नष्ट हो गई। फिर आगे कहता है, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया कि बात या तो बने। लेकिन क्या कवि कहता है, कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, फिर वाक्यांशों और वाक्यों को खूब अदला बदला, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उलट पुलट करके प्रयोग किया, लेकिन जो है उसमें उसको सफलता नहीं मिली। कवि कहता है कि मैंने कोशिश की ये सब प्रयोग में उसका काम बन जाए, पर यह भाषा के उलट फेर के जंजाल में से मुक्त नहीं हो सका। आगे कवि कहता है, फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इसके भाषा के साथ साथ बात और ज़्यादा पेचीदा होती चली गई। पेचीदा होने का तात्पर्य होता है और जटिल हो जाना। तो कवि कहता है कि उसने बात के उसको बदलना चाहा, लेकिन जंजाल से मुक्त नहीं हो सका,
और कवि को सफलता नहीं मिली और भाषा का जो कथ्य था और ज़्यादा कठिन हो गया। इस प्रकार से कवि जो है अपनी बात को सही ढंग से कह पाया नहीं, वो और भी कठिन हो गया। तो आगे का कवि कहता है अगली पंक्ति में, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह मतलब बुरी तरह कसता चला जा रहा था। पेच मैंने बताया आपको जो स्क्रू, तो कवि कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई, जटिल हो गई, तो उसकी सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। हल ढूंढने के बजाय, देखो उतावल में क्या काम होता है, हल जब उसने ढूंढा तो उसमें और अधिक वो हल नहीं ढूंढा और सीधे जो है वो भाषा के चक्कर में फंस गया, तो और अधिक शब्द जाल में फंस गया। बात का पेंच खुलने के बजाय, पेंच मतलब उसके भाव खुलने के स्थान पर और टेढ़ा होता गया। कवि उसे अनुचित रूप से क्या कहता है कि मैं कसता चला गया, और भी जो उसको कसता चला गया। आगे कवि कहता है, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रहा था। कर्तव्य कहते हैं चमत्कार। तो कवि कहता है कि उस भाषा को सरल बनाते समय जो उसने अनुचित रूप से उसको जो है कसता चला गया, तो वो जो चमत्कार था उसमें साफ सुनाई दे रहा था कि जो तमाशाबीन थे, जो दर्शक थे, वो भले ही लेखक की, कवि की जो है वो प्रशंसा कर रहे थे, शाबाश शाबाश कह रहे थे, वाह वाह कह रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन कवि को अपने भाव से संतुष्टि नहीं मिली। वो सोच रहे हैं कि मैंने जो है जो बात कहने का प्रयास किया था वो सही ढंग से जो है व्यक्त नहीं हो पाया। इसलिए कवि को काफ़ी जो है पीड़ा है, दर्द है, क्योंकि वो और भी उलझनों में फंसता चला गया। जब दर्शक तो वाह वाह करते हैं बराबर, लेकिन कभी हमको भी तो संतोष होना चाहिए, कोई बात हम समझा रहे हैं किसी को, तो भले अगर मान लो वो डर के मारे या तो खाली जो है अपनी वो व्यक्ति की जो है प्रशंसा करने के लिए वाह वाह करते हों, लेकिन वास्तव में जो है जब तक व्यक्ति जो कथ्य जो कहने वाला व्यक्ति है उसको आत्मसंतोष नहीं मिलेगा, तब तक उसको जो है मन से के में संतोष का भाव उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार कवि जो है वो आगे कविता के भाव को बढ़ाता है। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि क्या कहता है कि जो उसको डर था वही बात भोगने लगी। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी का मर जाना अर्थात कि बात प्रभावहीन हो गई, उसका प्रभाव ही कहने का जो मतलब है कि कविता का भाव जो है वो प्रभाव वो लगता था कि समाप्त होने लगा। तो कवि कहता है कि उसने अपनी बात को कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग किया, पर लेकिन उसको जो डर था, परिणाम जिसका उसको डर था वही हुआ। पेच के साथ जबरदस्ती करने से, मतलब कि अपने भावों के साथ जबरदस्ती शब्दों को ठूसने से क्या हो गया, वो जो है भाव प्रभावशाली, यानी उसकी बात जो है प्रभावशाली नहीं रही, और इस प्रकार जो है शब्दों के जाल में उलझकर कवि बात को प्रभावी ढंग से नहीं कह पाया। आगे वो कहता है कि और भाषा में बेकार घूमने लगी। वो बात जो है वो कहना चाहता था, वो गोल गोल घूमने लगी, लेकिन वो अपने प्रभाव को व्यक्त कर पाई नहीं। हार कर, कवि कहता, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जब अपने जानते हैं कई बार अपने घर पर जो है कुछ काम कर रहे होते हैं और स्क्रू टाइट नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हथौड़ी लेते हैं और उसके जो कील के समान उसके ऊपर ठोक देते, जबरन उसको ठोक देना, तो अपना जो है अपने काम सरल हो गया, चलो ठोक गए। लेकिन जो स्क्रू जितना पेचकस से टाइट होगा उतनी जो है हथौड़ी से मारकर उसको फिट किया गया उतनी सरलता वो जो है वो फिट तो हो जाएगा। फिर अगर उसको खोलना होगा तो वहाँ से जो है अपने को कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। तो कवि यहाँ पर कहता है कि जबरन किसी बात को अगर भाषा में ठूंसा जाए
तो वो जो है वो तकलीफ देही होती है। तो इसलिए कवि कहता है, जो उसके भाव ये है कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। तो कवि कहता अंत में अपनी बात को स्पष्ट करने में जब कवि निष्फल रहा तो अपनी बात को वहीं छोड़ दिया और पेच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया। अर्थात कील में पेच न होने से उसकी पकड़ ढीली हो गई और इस प्रकार कवि की बात प्रभावी बनने से जो है वो प्रभावशाली बन पाई नहीं और वो जो है कवि का भाव जो है वो नष्ट हो गया। तो विद्यार्थी ये जो है अब आखिरी पंक्ति का भाव मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से सुनेंगे। वो मैंने जो अगले पेज पर है तो उस पर आप देखेंगे, अगले पेज पर है ना, वो जो है छपा हुआ उतने तक ही मैंने यहाँ तक जो पहले पेज का लिया है। अब आगे देखिए, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। कसाव का मतलब होता है पकड़। तो कवि क्या कहता है, कवि ने कहा पेच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह जब उसने ठोक दिया तो ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी। बाह्य तौर पर तो कविता जैसी लगती थी परंतु अंदर से वो प्रभावहीन हो गई। लगता तो था वो कविता की तरह लेकिन वो प्रभावशाली नहीं लग रही थी, क्योंकि कवि जिस भाव को व्यक्त करना चाहता था वो सही रूप से उस भाव को व्यक्त नहीं कर पाया। परिणाम तक क्या हुआ कि ऊपर से तो ऐसा लग रहा था कि काव्य भाव एक कविता है, लेकिन वो अंदर से जब पढ़ा जा रहा था तो उसके अंदर कोई जैसे प्रभाव ही नहीं था। कवि अपने भावों को व्यक्त कर पा रहा नहीं था, ऐसा उसमें दिखने लगा। आगे कवि कहता है, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। अर्थात शरारती का मतलब होता है नटखट बच्चा। नटखट बच्चा जो वास्तव में शैतान होते हैं, वो निरंतर जो है वो लोगों को परेशान करने में, उनको जो है दुख देने में ही विश्वास करते हैं। तो कवि कहता है उसके भावों की गहराई जब नहीं रही, शब्दों में ताकत नहीं रही, जब कवि अपनी बात स्पष्ट न कर सका तो बात ने शरारती बच्चों की तरह, मतलब नटखट बच्चों की तरह परेशान करने लगे। आगे कवि कहता है, मुझे पसीना पोंछते देखकर, अब स्वाभाविक है कि जब मान लो कि बच्चे हमको परेशान कर रहे हैं, तो कष्ट दे रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, और अगर हम ज़्यादा जो है चिढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और यहाँ देखो कि कवि कहता मुझे पसीना पोंछता देख करके, पोंछते हुए देख करके, जब बच्चों ने कहा देखा कि भाई इसको तो हमने खूब परेशान कर दिया है, तो उनका मन और बढ़ जाता है, फिर और जो है परेशान करने का भाव उनका बढ़ जाता है, फिर वो कहना मानते नहीं है, फिर तो और जो है वो स्वभाव से जो है वो चंचल हो जाते हैं, नटखट हो जाते हैं, उनको मज़ा आने लगता है। तो इस प्रकार से कवि जो है वह कहता मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। सहूलियत कहते हैं सरल ढंग से, और बरतना का मतलब होता है व्यवहार करना। तो बच्चे जो है शरारती बच्चों की तरह परेशान जब पसीना पोंछते कवि से पूछने लगे, क्या तुमने कभी भाषा को सरलता से, सहजता से और सुविधाजनक रूप से प्रयोग करना, व्यवहार में लाना नहीं सीखा। इस प्रकार जो है कवि यहाँ पर जो है बात तो सीधी थी, लेकिन वो अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाया। इसको जो है अपने कथ्य के माध्यम से वो कहता है। तात्पर्य ये हुआ कि बात, कथ्य और भाषा परस्पर एक
साथ जुड़े होते हैं। भाषा और कथ्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी जो है अपनी बात को बताने के लिए अपनी भाषा को ज़्यादा ही अलंकृत बनाना चाहते हैं। कभी कहता है कि कभी कभी हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारी भाषा खूब जो है वो रोचक बन जाए, अलंकृत बन जाए, अलंकारों को जबरन उसमें ठूसने का प्रयास किया जाता है, और तब क्या होता है कि ये शब्दों के चयन में उलझ जाते हैं। तब भाषा के चक्कर में अपनी मूल बात को हम प्रकट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तब जो है हम भाषा की जो है कठिनाइयों में फंस जाते हैं। जो बात हम सरल ढंग से कह सकते हैं उसमें जब चमत्कार पैदा करना होता है, कई बार कवि जो है अलंकार, समानार्थक शब्द जो है उसमें रख कर के अपनी बात को जो है और जो है उसमें प्रभावशाली बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी जटिल हो जाती है, इतनी कठिन हो जाती है कि बाद में व्यक्ति को, कवि को लगता है कि मैंने जो कह रहा था वास्तव में सही रूप से कह पाया नहीं, और उसको फिर दर्द, दुख, पीड़ा होने लगती है। उस बात को यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। फिर कवि अर्थात कवि कहता है भाषा अधिक कष्टदायी हो जाती है, अधिक कठिन हो जाती है। श्रोता या पाठक उनके शब्द जाल में उलझ के रह जाते हैं और सीधी बात की टेढ़ी बात हो जाती है। इस प्रकार भाषा के चक्कर में पढ़कर कविता का मूल कथ्य छूट जाता है। इसलिए भाषा कवि के अनुकूल, कवि की बात के अनुकूल होने चाहिए। जिस प्रकार हम कहना चाहते हैं इस प्रकार जो है भाषा हमारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कविता को सरल ढंग से आपको समझना है। हर पाठ में मैं आपको कहता हूँ कि कविता के सरलार्थ मतलब भावार्थ को आपको उसको लिखना है। पाठ के पीछे जो है कविता के शब्दार्थ हैं, उन शब्दार्थों को भी आपको लिख करके फिर भावार्थ आपको लिखना है। भावार्थ जब लिख लोगे फिर उसके बाद जो मैं अब जो है प्रश्न उत्तर का जो चैप्टर आपको मैं भेज रहा हूँ उसको आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे। कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा कि सर जो है कितनी नोट बनानी है। बेटा नोट मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको एक जो है बड़ा चौपड़ा बनाना है जिसमें लगभग ज़्यादा पेज हो, फिर उसको 2 भागों में विभक्त कर देना है। एक बाजू गद्य विभाग, एक बाजू पद्य विभाग। तो गद्य विभाग के जो भाव हैं जो उसका सारांश आपको नहीं, गद्य विभाग में तो सीधे आपको जो है पाठ के इस प्रश्न उत्तर मैंने आपके पास भेज दिए हैं, उसको गद्य विभाग में आपको लिखना है। और पद्य विभाग में आपको कविता का भावार्थ, सरल अर्थ जो है वो लिखना है, शब्दार्थ लिखना है, और उसके बाद जो है उसके प्रश्न उत्तर आपको सही रूप से उतारने हैं, उनको याद करना है। आपको नोट बना कर रखनी है क्योंकि परीक्षा जो है में बहुत ज़रूरत इसकी आवश्यकता पड़ती है। आप तैयार रखे रहोगे तो आपको अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, उसी को तैयार करोगे, पढ़ोगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा। तो इतना ही आज के लिए काफ़ी है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।